वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू शो। आज हमें ज्वाइन किया है ऋषि बागरे ने इंडिया से और आप इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज पर बात करते हैं। वेलकम टू द शो ऋषि। Yeah, thanks everyone out here, और it's always nice to be here. So बताइए क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं? ऋषि, हमने देखा है कि जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो एक बड़ी डोमिनेंट चीज़ जो बात होती है, वो नैरेटिव जो बिल्ड होता है वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है। अगर आप पिछला इलेक्शन देखें तो उस वक़्त पुलवामा का इंसिडेंट होता है और उसके बाद फिर बालाकोट होता है, साथ ही ज़ाहिर है फॉलोड बाय वो पुलवामा, और फिर हम देखते हैं कि एक नैरेटिव बिल्ड होता है एंटी पाकिस्तान का। मोदी जी जो है वो ऑब्वियसली लाइक एनी गुड पॉलिटिशियन हू विल डिफेंड his or her soil against the perceived or real enemy, whatever you may like to call it. तो वो एक सेंटिमेंट जो है वो हमेशा से कहीं न कहीं हमें हर इलेक्शन में जो है वो नज़र आया है, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट। और इस बार हम देखते हैं कि गार्डियन में एक स्टोरी पब्लिश होती है और वो स्टोरी जो है वो उसको हम इस तरह से रद्द भी नहीं कर सकते, क्योंकि उससे मिलते-जुलते कुछ वाक़यात कनाडा में भी हुए हैं और अमेरिका में भी करने की कोशिश की है कि यू नो और आपके डिफेंस मिनिस्टर ने भी उसको एक्सप्लेन किया है कि घुसकर मारेंगे, यानी कि इन्फिल्ट्रेट करके शूटर्स को, तो जो आपके टारगेट्स हैं उनको ख़त्म करना। और पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में कहते हैं 20 के करीब जो है वो इस तरह लोगों को जो है वो एलिमिनेट किया गया है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे वर इन्वॉल्व इन कश्मीर इंसर्जेंसी। तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो उसको इनकार करती है, वो कहती है कि नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। बट व्हेन वी लुक एट दी व्हेन वी हियर द स्टेटमेंट फ्रॉम योर डिफेंस मिनिस्टर, तो वो कहते हैं कि उनकी बात से लगता है कि इसमें सच्चाई है। और फिर प्रीवियस जो कनाडा को भी ले लें, अमेरिका का भी इंसिडेंट ले लें, तो कहीं ना कहीं, तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? नजम जी, देखिए मेरा ये सिंपल टेक है कि दिस इज नॉट अ इशू रेज बाय द रूलिंग पार्टी इन द इंडिया. गार्जियन इज नॉट अ रूलिंग पार्टी माउथपीस. गार्जियन आपके यूके की एक डेली है और वो ये स्टोरी लेकर आई है. अब आप क्वेश्चन ये है कि वो इस टाइम पे क्यों लेकर आई है? व्हाई, व्हाट इज द मोटिव ऑफ गार्जियन टू ब्रिंग द स्टोरी कि वो ये इस समय वो स्टोरी लाए जब इंडिया में इलेक्शन हो रहे, और इसको फायदा किससे होने वाला है? क्या गार्जियन, आप ये बोलना चाहते हो कि गार्जियन इज प्लेइंग इन विद द हैंड्स विद द बीजेपी? वो बीजेपी की कठपुतली है इतनी बड़ी, जो गार्जियन है, जो यूके की डेली है, वो क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये स्टोरी लेकर आ रही है अचानक से कि मतलब बेसिकली इंडियन इंटेलिजेंस ने मिल करके बेसिकली कुछ टेररिस्ट को मार दिया, कुछ दहशतगर्द को मार दिया? और दूसरी बात ये भी है कि आप एक चीज समझिए, पाकिस्तान ऑलवेज डिनाई करता है कि हमारे यहाँ तो ये दहशतगर्द है ही नहीं. तो जब आप पाकिस्तान में वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो उसको आप कैसे मार सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने तो डिनाई कर दिया उनका एग्जिस्टेंस कि भाई इस टाइप के लोग तो है ही नहीं हमारे पाकिस्तान में. सो हाउ द पाकिस्तान में घुस करके उनको मारा जाए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है? और जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसको आप मार ही नहीं सकते हो, और जब मार ही नहीं सकते हो तो ये बात कहाँ से आती है? तो आप या तो एक्सेप्ट कर लो कि वो एग्जिस्ट करते हैं और फिर इंडिया की इंटेलिजेंस ने उनको मारा है. तो आप अगर जहां पर एक्सेप्ट करते हो आप फंस जाते हो, और आप जब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप ये स्टोरी को आप वैलिडेट कैसे करोगे? सो दैट इज वन थिंग. एंड सेकंडली आपने पुलवामा का भी पॉइंट लिया. 2019 में पुलवामा, अगेन द पुलवामा किसने करवाया था? मतलब अगर आप बोलते हो कि पुलवामा किसी तो फिर अगर पुलवामा, अगर सो कॉल्ड आप अगर हिंट भी करते हो, जैसे कांग्रेस हिंट करती है कि ये तो मोदी जी ने कराया था, तो मोदी जी ने करवाया था तो भाई आपके वहां पर के अजहर मसूद ने वो पुलवामा का पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यों ले ली? उन्होंने वो स्टेटमेंट क्यों किया कि भाई हम लोग ने किए, जैसे मोहम्मद ने पुलवामा करवाया था? तो इज दिस वेरी क्लियर कि भाई ये चीज है. और अगर आप उनको न्यूट्रलाइज करते हो, आपके यहाँ तो ओसामा बिन को भी न्यूट्रलाइज किया गया था. आपने ओसामा बिन लादेन को भी बोला था कि वो हमारे यहाँ रहता ही नहीं है. यूएस आए और उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया और वो चले भी गए. आपने यूएस को तो आज तक कभी कुछ नहीं बोला. इनफैक्ट आप आज भी यूएस के पास जाते हो और पैसे मांगने जाते हो, एड मांगने जाते हो, वेपन्स मांगने जाते हो, तो आप वहां पर तो कुछ बोलते नहीं हो. तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ ये चीज हो रही है.
आप हर चीज को डिनाई करते हो, पाकिस्तान हर चीज को डिनाई करती है और बाद में पता चलती है वो चीजें वहां पर हो रही है। आप तो ये भी डिनाई करते हो कि दाऊद आपके यहाँ रहता है, पूरी दुनिया को पता है दाऊद आपके यहाँ रहता है, लेकिन आप ये एग्जिस्ट है। अब कल कोई दाऊद को मार देता है तो आप ये तो नहीं बोल सकते हो ना कि इंडिया ने मारा, क्योंकि वो आदमी जब एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो आप उसको कैसे मार सकते हो? सो दैट इज व्हिच इज, तो मुझे that's a good answer. पाकिस्तान अपने जाल में खुद ही फंस जाता है। जब ये पहले वो बोलता है कि वो बंदा है ही नहीं और दूसरी बात में बोलता है कि भाई उस बंदे को किसी इंडिया एजेंसी ने मार दिया है, तो यार दोनों तरफ नहीं हो सकती, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का भी मेरे जेब में, तो ये चीज नहीं हो सकती। यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। सो ये क्लियर है। और अगर 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 मुझे लगता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका काम है देश को सेफगार्ड करना। अगर कोई फॉरेन पे अगर कोई बंदा ऑपरेट कर रहा है हमारे देश के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली उनका काम है वो डॉजियर देना, उनका काम है बाहर की गवर्नमेंट के साथ काम करके उनको या तो अरेस्ट करना या इनको एलिमिनेट करना, ये उनकी ड्यूटी है और वो अपना काम करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कुछ है। लेकिन अगेन मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, पाकिस्तान को लेकर के इंडिया में कोई भी न्यूज नहीं है, नॉट अ सिंगल न्यूज, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान नाउ। मैं आपको बता देता हूँ लास्ट 5 साल में हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए, पाकिस्तान कहीं नहीं आता है। पाकिस्तान हैज वैनिश्ड फ्रॉम आवर हेडलाइंस। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान इतना नहीं ऋषि, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, मैं कोई बताती हूँ आप में नहीं है, कोई भी नैरेटिव में नहीं है, कहीं भी नहीं है पाकिस्तान इंडिया में राइट नाउ। सो पाकिस्तान बिकम अ नॉन एग्जिस्टेंट फॉर अस, फॉर इंडिया। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी लाइफ जिए, हम लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं। हमारी अभी एम्स ज्यादा है, हमारा इनवर्ड लुकिंग है, हम अपनी इकोनॉमी को इनहांस करना चाहते हैं, हम अपने $5 ट्रिलियन पे जाना चाहते हैं। हमारी इकोनॉमी मजबूत है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की। हम देश की वर्ल्ड की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरे हैं 11वीं अर्थ नंबर से, और अब 3वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं विद इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर, बाय ओवरटेकिंग जर्मनी एंड बाय ओवरटेकिंग जापान। सो दो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था को कर रहा है, तो फोकस इज कंप्लीटली देयर। मैन्युफैक्चरिंग है, पीएलआई है, डिलीवरी है, बेनिफिशियरी है, एफिशिएंसी है, हमारी वो पूरी फोकस रही है। हमारा यहाँ कोई फोकस ही नहीं है कि पाकिस्तान पे फोकस करो, पाकिस्तान को नीचा दिखाओ, पाकिस्तान को मारो, पाकिस्तान को ये करो। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अब पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। आपका मुकाबला है अफगानिस्तान से, आपका मुकाबला है श्रीलंका से, आपका मुकाबला है बांग्लादेश से। इनफैक्ट बांग्लादेश भी आपसे काफी आगे निकल चुका है। आपकी जीडीपी जो बांग्लादेश आपसे निकला था, आज बांग्लादेश की जीडीपी आपसे आगे है। यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया है। आज आपके यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, आज आपके यहाँ पेट्रोल 400 रुपया में बिक रहा है, हमारे यहाँ पेट्रोल आज भी 100 रुपये में बिक रहा है। कोई जमाने में हम लोग दोनों के भाव एक ही हुआ करते थे, टमाटर के भाव, खाने के भाव, सब कुछ हम लोग एक जैसा हुआ करता था। आज आपके भाव स्काई रॉकेट हो गए। तो यू नीड टू फोकस ऑन योर इकोनॉमी एंड वी नीड टू फोकस इन आवर इकोनॉमी। मुझे लगता है इंडिया इज मोर फोकस ऑन आवर से। हाँ, हमारे यहाँ कोई अगर कोई आएगा बदमाशी करेगा तो वो पकड़ेंगे, हम लोग उसको पनिश करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वी आर नॉट फोकस्ड कि हम पाकिस्तान में जाए डिस्टर्बेंस करें। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। थैंक यू। अच्छा चले, आप तो बड़े गुस्से में हैं, लेकिन मैं आपको एक दो चीजें बताती हूँ। आपके आप टीवी देखा करें अपना, आपके जी पे और बहुत सारे चैनल्स पे उन्होंने डेडिकेट किए हुए स्लॉट्स। वो क्या करते हैं, आई डोंट नो, यहाँ के जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो रोड शो करते हैं, उनके वो प्रोग्राम पिक करते हैं और हफ्ते में 3-4 दफा वो दिखाते हैं कि जी पाकिस्तान की बैंड मुझे बजानी होती है कि जी पाकिस्तान में क्या क्या गलत हो रहा है। आप कह रहे हैं नैरेटिव नहीं है, डेडिकेटेड स्लॉट्स होते हैं, जी चलाता है, उसके बाद आपका रिपब्लिक टीवी चलाता है, बहुत सारे टेलीविजन जो है वो आपके जो है वो खास पाकिस्तान को ऑब्वियसली नेगेटिव उस पर दिखाते हैं, जो उस पर होता है, क्योंकि और वो ज्यादातर पिक करते हैं जो रोड शोज हो रहे होते हैं, या हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि मोर holier than they consider India holier than any other country. तो वो भी जरा, वो सही बात भी कर रहे होते हैं, जैसे अभी आपने कही है, आई एग्री विथ यू कि इंडिया बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान बहुत पीछे है। ऐसे हम उसके बारे में नहीं बात कर सकते जिसको कि क्योंकि स्टैट्स भी बताते हैं, चीजें सब कुछ बता रही हैं।
नहीं, लेकिन आपको इनफैक्ट बात करनी चाहिए कि इंडिया आगे क्यों निकल गया और पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया। ये वो बात शायद होती आप है। दोनों को पता, ये बात मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तानी भाई-बहनों को पता चलनी चाहिए कि इंडिया क्यों आगे निकल गया। बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप पूछो और मैं उसका आंसर दूँ। हाँ, चलें बता, लेकिन मैंने अपना बताया। और दूसरी बात है, पेट्रोल जो है वो 300 रुपीज़ है। अभी अभी 100 आपने जो 400 कर दिया, अल्लाह ना करे 400 हो तो कबाड़ा हो जाएगा। तो आगे चलिए, आप बताएं कि क्यों इंडिया आगे निकल गया और हम क्यों नहीं आगे निकल सके। वैसे तो मुझे भी पता है, लेकिन लेट्स नहीं, हियर फ्रॉम यू। नहीं, एक सबसे बड़ी बात जो होती है वो है कि 2014 में इंडिया को लगा कि इंडिया को एक डिसिसिव मैंडेट देना चाहिए और उन्होंने उस बंदे को मैंडेट दिया जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसका कोई भाई बहन नहीं है, जिसके कोई वाइफ नहीं है, जिसका कोई बच्चा नहीं है। आज हम देखते हैं पाकिस्तान में दो फैमिली रूल करती है, एक भुट्टो फैमिली, मदर है, फादर है, उसका लड़का है, उसके उसके धीरे-धीरे उसके भाई-बहन है, तो बेसिकली एक फैमिली होता है। एक जाता है, दूसरा आ जाता है। या फिर आपके नवाज़ शरीफ की फैमिली है, उनकी उनकी उनका भाई है, उनकी लड़की है। यहाँ पर आप देखो मोदी साहब को, मोदी साहब के ना तो कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना उनका कोई भाई है जो जो एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर है। वो लोग आज भी वही काम कर रहे हैं जो 2014 से पहले कर रहे थे या 2002 1 से पहले कर रहे थे जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर बने थे आपके गुजरात के। तो देयर इज़ नो नेपोटिज्म और दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग क्योंकि उनका फोकस पूरा नेशन बिल्डिंग में है, उनका फोकस पूरा इकोनॉमी में है, उनका फोकस पूरा एक्सटर्नल अफेयर्स पे रहा है। और दिस इज़ द रीज़न आप देखो पाकिस्तान आज इतना आइसोलेटेड हो गया वर्ल्ड स्टेज पे। आप आपके खुद के मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जो आप यूएई ले लीजिए, सऊदी अरेबिया ले लीजिए, जो आपके वन्स अपॉन अ टाइम वन ऑफ द स्टॉन्चेस्ट अलाई हुआ करते थे, आज वो सब इधर आ गए। So this is a big difference which has happened. You become so isolated. और आपने क्या किया? आपने पूरी की पूरी अपनी जो बेट थी वो चाइना पे लगा दी और चाइना की हालत अभी बहुत खराब है। चाइना की खुद के डेट के इश्यूज चल रहे हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमी की प्रॉब्लम चल रही है, उनकी एफडीआई खत्म हो चुका है, टेक मार्केट फिनिश हो गया है। सो दिस इज द प्रॉब्लम वी आर हैविंग और यहाँ पर आप देख रहे हो एफिशिएंसी हो आपने रही है। चाइना को भी खत्म कर दिया, वेरी गुड, शाबाश। मैं नहीं खत्म कर पूरी मैं कौन दुनिया होता हूँ बोले चाइना? चाइना सुनिए, इज गोइंग चाइना को मैं टू खत्म नहीं कर अमेरिका। रहा हूँ, नहीं मेरी और आप कह रहे हैं आप उनकी बात टेक सुनिए। खत्म हो गई, उनका वो इकोनॉमी खत्म हो गई, उनका सब कुछ खत्म हो गया, वेरी गुड। देखिए, चाइना की साइज़ इतनी बड़ी है कि उनको खत्म होने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप उनके न्यूज़ को देखो, उनका अभी एक एक रियल एस्टेट की एक बड़ी कंपनी थी एवरग्रांडे, जो सबसे बड़ी कंपनी थी, वो बस्ट हो गई। $300 बिलियन का डेट उसमें था और $300 बिलियन वो डूब गए। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं ये मज़ाक कर रहा हूँ, आप मेरी बात पे हँस रहे हो, लेकिन आप समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उनका डेट मार्केट इज़ इन अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। उनके यहाँ से एफडीआई निकल के जा रही है और निकल के कहाँ जा रही है? वियतनाम जा रही है, इंडिया आ रही है। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी अभी उन्होंने इंडिया में आकर के उन्होंने बड़े-बड़े 4 फैक्ट्रीज खोली है और नाउ दे आर स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया। तो जो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज भी चाइना एप्पल का बहुत बड़ा मार्केट है, बट वो मार्केट डिक्लाइन हो रहा है, इंडिया का मार्केट राइज हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट उनकी इकोनॉमी हमसे छोटी है, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ग्रोथ रेट वाइज वी आर मच मच हायर देन व्हाट चाइना इज। चाइना इज गोइंग डाउनहिल। सो दैट इज टू थिंग विच है ऑब्वियसली उसको ओवरटेक करने में 20 25 30 साल लगेंगे इंडिया को। बहुत गैप है इंडिया और चाइना में, नॉट डिनाइंग दैट, बट वी आर इन द राइट ट्रेजेक्टरी राइट नाउ। बट दे हैव लॉस्ट द वे, उनकी जो ग्रोथ रेट थी वो नीचे की तरफ आ रही है। तो वो लोग अभी अपने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो लोग अभी ये नहीं देखेंगे हम पाकिस्तान को 10 बिलियन दे दे, 100 बिलियन दे दे। अभी आप देखो वो कहाँ दे रहे हैं, आपको नहीं दे पा रहे क्योंकि उनके खुद के प्रॉब्लम्स है, दे कैन नॉट गिव यू द एड्स which you want. So that is one thing. And secondly, आप इंडिया में अगर आप आके देखो, इंडिया की आप एक से प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, सारी चीजें देखिए, दे आर डूइंग मच मच बेटर। आप हर पैरामीटर में आप कभी मुझे याद है पाकिस्तान मॉक करता था इंडिया को कि भाई आपके तो टॉयलेट्स, आप लोग के टॉयलेट्स नहीं है। आज 100% टॉयलेट है, 90% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया रेलवे का, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया हर हर हाउसिंग का। वी जस्ट सी द पैरामीटर्स जो है, बैंकिंग का आप कवरेज देख लो 100% हो गया है। हम लोग यूपीआई में अभी डील कर रहे हैं, हमें क्रेडिट कार्ड की जरूरत ही नहीं है। वी डोंट नीड मास्टर कार्ड, वी डोंट नीड वीजा। हम लोग अपना बनाया हुआ टेक्नोलॉजी यूपीआई ही यूज करते हैं और वो आज
वी आर नंबर 1 इन द डिजिटल ट्रांजैक्शन। मतलब अगर वर्ल्ड में 100 डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं तो 40 इंडिया से होते हैं। वी आर फार फार अहेड देन चाइना, जिसमें 19% डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, हमारा 40% है। सो बहुत सारी चीजों में हम चाइना से काफी आगे निकल चुके हैं। प्लस वी आर अ डेमोक्रेसी, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी, आप बात समझिए। सो उनको डिसीजन लेने में बड़ा इजी होता था, उनको वो जाते थे फटाफट डिसीजन ले लेते। हम एज अ डेमोक्रेसी हमें डिसीजन लेने लेने के लिए थोड़ा साथ में सबको लेकर के चलना पड़ता है। तो ऑब्वियसली दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस व्हिच हैपेंस। ओके, अच्छा चलें थोड़ा-सा और इलेक्शंस पे बात करते हैं। अच्छा ऋषि, हमने देखा जब बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने भी ऑपोजिशन को उठा के अंदर बंद कर दिया था, और वहाँ भी डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में भी। Actually, I have to talk about region. I cannot compare US with India. I have to talk about region. Region मुझे पता है region में dominate कर रहा है India. This is a given fact. But we still have to talk about all these countries. We still have to talk about Pakistan. फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में भी हमारा तो एक बहुत बड़ा पैटर्न है, एक बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है। जब भी इलेक्शन होते हैं, इस बार ज़्यादा सख्ती से हुए कि भाई सारी ऑपोजिशन का कोई ना कोई ऑपोजिशन जो है वो हमने बंद की होती है, जिनसे हमें खतरा होता है। यहाँ तो एक स्क्यूड है बहुत ज़्यादा। डोंट यू थिंक कि और भी ममालिक में, लेकिन हमारे रीजन में भी ये जो डेमोक्रेसी है वो डिक्लाइन कर रही है, और अथॉरिटेरियनिज्म जो है, और जो वन मैन शो का जो एक है, इट्स मोदी और एवरीवेयर, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड हिम। द सेम इज ट्रू विद अदर, जैसे ट्रम्प का भी था इस तरह से। हमारे यहाँ भी इमरान खान ने कोशिश की, अभी भी वो देखते हैं। तो ये कोई नया एक लीडरशिप का एक मतलब इट्स नॉट मस्ट नॉट बी न्यू, लेकिन आपको नहीं लगता, मेरा सवाल ये है कि अथॉरिटेरियनिज्म है, क्योंकि अभी भी आप देखें कि इंडिया में भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो जेलों में हैं इस वक्त। काफ़ी मतलब ज़्यादा उनको पकड़ हो रही है, उनको जेलों में है। उसके बाद कांग्रेस के आप राहुल गांधी को देखिए, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जी हम पर टैक्सेस के जो है वो इल्ज़ाम लगाए गए, और हमारे लीडर्स को पकड़ा गया, प्रेशराइज करके वो कह रहे हैं कि जी लोगों को तोड़ा जा रहा है। और बहुत से लोगों ने कांग्रेस को छोड़ के और बहुत सारी पार्टीज को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो डू यू थिंक दिस रियलिटी इन इट, और ये सब कुछ जो है वाकई एक वन मैन शो को री करने के लिए सब कुछ हो रहा है? नहीं, नहीं, देखिए मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ़ अभी मोदी गवर्नमेंट के टाइम ही कुछ पॉलिटिशियंस को अंदर किया गया है। कांग्रेस के टाइम भी पॉलिटिशियंस को अंदर किया जाता था, और मतलब चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ भाई, आप लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, वो जेल गए थे, कांग्रेस के टाइम गए थे। उनके ऊपर एक बड़ा चारा घोटाले का इल्ज़ाम लगा था, फॉडर स्कैम जिसको हम बोलते हैं। तो उसका इल्ज़ाम लगा था और वो कांग्रेस के टाइम ही जेल गए थे, जबकि वो कांग्रेस के अलायंस में पार्टनर थे। जगन रेड्डी जिनके फादर एक स्टॉन्च कांग्रेसमैन थे, वो जब पार्टी से निकल करके अपनी नई पार्टी बनाए तो उन्होंने जगन को जेल में डाल दिया। आप देखो कि ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ ये ग्राफ्ट में या करप्शन चार्जेस में गए थे। आपके यहाँ भी करप्शन चार्जेस में लोग जाते हैं जेल में। तो भाई अगर आप करप्शन करोगे और अगर आप प्रूवन हो जाते हो कोर्ट में कि भाई आपने करप्शन किया, तो आप जेल में जाओगे। इट्स वेरी क्लियर। तो ये मनी ट्रेल जो है केजरीवाल का भी पूरा क्लैरिटी के साथ मिल रहा है, और यहाँ पर जो जुडिशरी है काफ़ी इंडिपेंडेंट है। वो अगर अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो मोदी गवर्नमेंट को भी डाँट लगा देती है। ऐसी कोई बात नहीं कि वो बहुत जगह वो उनके अगेंस्ट भी जा करके डिसीजंस देती है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये वाली बात है। सो लेट्स बी वेरी ऑब्जेक्टिव ऑन दिस। एंड सेकंडली जो आप जो बोल रहे हो कि एक ही आदमी के इर्द-गिर्द ये पूरा इलेक्शन घूम रहा है, तो भई वो बंदा पॉपुलर है, उसने काफ़ी कुछ किया है देश के लिए और देशवासियों के लिए। सबको आज 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स मिल रही है। सबके घर में पानी का पाइप दे दिया। मतलब आप सोचिए 16 करोड़ घरों में पीने का पानी विद पाइप वाटर हैज़ कम। तो सबको घर दे रहे हैं। 3 साढ़े 3 करोड़ लोगों को घर मिल गया। एक घर में अगर 5 लोग भी रहते हैं तो सोचिए 15-16 करोड़ लोगों को घर दे दिया इन्होंने। टॉयलेट्स दे दिया, 9-10 करोड़ लोगों को टॉयलेट दे दिया, 10 करोड़ फैमिलीज़ को टॉयलेट दे दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है, उसी के कारण
पब्लिक उनको वापस चुनती है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही इज वेरी पॉपुलर। वो जब इलेक्शन में खुद कैंपेन करते हैं तो एक वो हवा चेंज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली दैट थिंग। एंड यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर आर्मी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर आर्म फोर्सेस नहीं डिसाइड करती है कि कौन सा पॉलिटिशियन को आगे बढ़ाए और कौन सा पॉलिटिशियन को पीछे रखे। आपके पाकिस्तान में ये होता है। आपके पाकिस्तान में तो ये बोला जाता है कि आर्मी ही डिसाइड करती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और कौन प्रेसिडेंट बनेगा। यहाँ पर आर्मी का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ पब्लिक ही डिसाइड करती है। और पब्लिक 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को आउट कर दी थी और सोनिया गांधी को लेकर आई थी, मनमोहन सिंह को लेकर आई थी, और 2014 में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को आउट करती थी और नरेंद्र मोदी को लेकर आई। तो पब्लिक जो चाहेगी वही होता है यहाँ पर। और पब्लिक का सपोर्ट अभी करेंटली ये आपके मोदी जी के साथ है। तो इसमें तो आप नहीं ब्लेम कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्लियर हो रहा है और बड़े ट्रांसपेरेंट वे में होता है, ईवीएम्स में होता है, बहुत ट्रांसपेरेंट में होता है। ये इसी ईवीएम में कांग्रेस भी जीतती है, इसी ईवीएम में बीजेपी भी जीतती है। इल्जाम लगा रहे हैं ईवीएम पे कि ईवीएम के जरिए रिजल्ट्स को करने की कोशिश की। कांग्रेस भी कह रही है कि ईवीएम के बगैर होना चाहिए इलेक्शन, ईवीएम जो है वो ठीक नहीं है। मोदी मतलब गवर्नमेंट जो है वो इसके जरिए जो है वो मतलब रिजल्ट्स को वो कर सकती है। तो इज दैट ट्रू? नहीं, देखिए 2004 में कांग्रेस आई थी, उस समय किसकी गवर्नमेंट थी? अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। इलेक्शन किससे हुए थे? ईवीएम से हुए थे। उसमें कौन जीता था? आपके मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट जीती थी, सोनिया गांधी जीत कर आई थी, कांग्रेस जीत कर आई थी। तो वो एक रकम से सत्ता परिवर्तन हुआ ईवीएम के थ्रू। 2014 में किसकी गवर्नमेंट थी? 2014 में सोनिया गांधी की गवर्नमेंट थी, ईवीएम भी वही कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ईवीएम कौन लेकर कौन यूज करवा रहा था? आपके कांग्रेस यूज करा रहा था। ईवीएम किनके कार्यकाल में बना था? कांग्रेस के कार्यकाल में बना था। और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन कमीशन है, उसको अपॉइंट किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। उसके बावजूद भी वो 42 सीट में आ गए थे और बीजेपी 282 सीट्स आई थी और एनडीए की 350 सीट आई थी। तो 350 सीट तो भाई कांग्रेस के जमाने में आई थी, जब कांग्रेस उस समय पावर में थी और ईवीएम भी कांग्रेस ही ऑपरेट करवा रही थी। तो उसके बावजूद आई थी। तो आप एक चीज समझिए कि अगर ईवीएम अगर कंट्रोल हो सकती थी तो कांग्रेस कर चुकी होती। वो तो कर नहीं पाई थी, ना अटल बिहारी वाजपेयी कर पाए, ना सोनिया गांधी कर पाई। तो एक ईवीएम पे के बारे में गलत भ्रांति फैलाना, गलत चीजें फैलाना मुझे लगता है सही नहीं है। क्योंकि आप जब ईवीएम से जीतते हो, आपने कर्नाटका अभी साल भर पहले कर्नाटका जीती जहां पर बीजेपी बुरी तरह से हारी थी, आप ईवीएम से जीते। अभी आप बेसिकली तेलंगाना जिसमें वो हैदराबाद आता है, आप वहां पर आप जीते हो और आप ईवीएम से जीते हो और अच्छे से जीते हो, बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीते हो, तो अब ईवीएम ठीक हो जाती है। हिमाचल आप जीतते हो तो ईवीएम ठीक हो जाती है। लेकिन जब कोई स्टेट हार जाती है तो ईवीएम खराब हो जाती है। इट कैनॉट हैव, या तो ईवीएम खराब है तो आप खराब मानो। आप जब स्टेट जीत जाते हो तो आप बोलते हो ईवीएम ठीक है, जब स्टेट हार जाते हो तो आप बोलते हो ईवीएम खराब है। तो ये दो वाली चीज दोहरा मापदंड नहीं चलेगा मुझे लगता है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया की। हमारे यहाँ बहुत बात हो रही है कि ये इंडिया के साथ भी ट्रेड रिलेशंस बनाने चाहिए। लेकिन आपकी बातें सुन के लग रहा है कि अगर एक आम मतलब एक पढ़े लिखे मतलब जो आप अर्बन का एक सोच ये है कि मतलब इंडिया पाकिस्तान इज नॉट रेलिवेंट टू इंडिया। तो डू यू थिंक कि कभी अगर कोई इस किस्म की अप्रोच होती है, अप्रोचमेंट कि भाई रिलेशनशिप बहाल होनी चाहिए और कश्मीर इशू को भी थोड़ा सा हैंडल कर लिया जाता है, तो कोई चांस नजर आता है कि फिर पाकिस्तान की और इंडिया की कोई दोस्ती जो है वो हो सके ऑन द बेसिस ऑफ नहीं देखिए, अब इकोनॉमी, फाइनेंस, ट्रेड? नहीं देखिए, पहले तो हमने बहुत कोशिश की थी पाकिस्तान के साथ ट्रेड एंड फाइनेंस रखे, अच्छे व्यवहार रखे, कश्मीर के ऊपर भी बायलैटरल समिट करने की काफी कोशिश करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके जो इलेक्टेड लोग हैं, दे डोंट हैव एनी पावर, और जो जिनके पास पावर है वो इलेक्टेड नहीं है, वो उनका पब्लिक का सपोर्ट नहीं है। तो हाउ वी आर डूइंग टू डील? यहाँ पर तो मोदी जी के पास इलेक्टेड पावर भी है और सपोर्ट भी है, पब्लिक सपोर्ट। तो वो तो आपकी तरफ से आ जाएंगे, वो इंडिया की तरफ से चलिए आ जाते हैं टेबल पे। आपकी तरफ से टेबल पे कौन आएगा? क्योंकि अगर आप नवाज शरीफ को भेजोगे तो आपके आर्मी वाले गुस्से हो जाएंगे, आर्मी जाएगी तो नवाज शरीफ साहब गुस्से हो जाएंगे। तो बेसिकली दोनों में अंतर्द्वंद है, दोनों में एक रकम से कॉन्ट्राडिक्शन है इनहेरिटेड। और उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स का भी आपके यहाँ बड़ा रोल है, दे हैव देयर ओन एजेंडा। तो भाई कैसे आप कश्मीर पे आप कोई मसला को आप सॉल्व कर सकते हो? क्योंकि गिव एंड टेक करना पड़ेगा। गिव एंड टेक कोई भी नहीं करना चाहता है, आपके यहाँ पर से कोई भी आगे पीछे नहीं बढ़ना चाहता है आगे।
2 कदम आप आगे बढ़ाइए, 2 कदम ये बढ़ाना चाहते तो आपके यहाँ से कोई है ही नहीं, तो कैसे आप सॉल्व करें? तो इसलिए वी हैव डिसाइडेड वन थिंग दैट गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू द पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान को एकदम से जैसे आप व्हाट्सएप में किसी को म्यूट कर देते हो या किसी को आर्काइव कर देते हो कि भाई हमको बात ही नहीं करना, छोड़ दो उनको उनके हाल पे, बाद में देखेंगे 10 साल डाउन द लाइन। तो 10 साल डाउन द लाइन देखेंगे, अभी वी आर नॉट इन द मूड टू टॉक। और कश्मीर तो जो हमारा है वो हमारा इंटीग्रेट हो ही चुका है। अब बचा पीओके, तो जब भी पीओके मतलब आपको लगेगा या पीओके के वहां के रहने वालों को लगेगा कि हमें इंडिया में जुड़ना चाहिए, तो वो जुड़ सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। बट लेट्स दिस थिंग हैपन, वी डोंट वांट टू फायर अ सिंगल बुलेट। हम नहीं चाहते कि हम एक भी बुलेट फायर करें पाकिस्तान की तरफ। हम वॉर नहीं चाहते, हम कोई भी रकम का चीज नहीं चाहते। वी वांट अ पीसफुल रिलेशनशिप विद आवर नेबर इन द वेस्टर्न फ्रंट व्हिच इज अ पाकिस्तान। और हम चाहते हैं कि आप भी खुशहाल रहो, आप भी अच्छे से करो, और आप भी अपनी पूरी ताकत, रादर देन स्पेंडिंग ऑन द डिफेंस, यू स्पेंड ऑन योर पब्लिक वेलफेयर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आज आपकी भी पब्लिक को पैसों की जरूरत है। आप अपना एक बड़ा बजट री एलोकेशन आप डिफेंस में कर रहे हो, जिसकी कोई खास जरूरत नहीं है आज के डेट। So that money should go to the people of Pakistan। काफी पुअर है, उनको पैसे की जरूरत है, उनको आप फूड दीजिए, उनको आप सपोर्ट दीजिए, बाकी की चीज दीजिए, और लेट द इंडिया डू इट्स ओन वर्क। Thank you very much. Thank you, Rishi, for joining me on the show. Thank you थैंक very यू, much. थैंक यू।